तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शरद पवार वोट कास्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र का मुकाबला भी इस बार बेहद दिलचस्प है विजेंद्र, क्योंकि यहां पर असली कौन है नकली कौन है, यही इसी पशुपेश में जनता फंसी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अजीत पवार जिन्होंने अलग अपना गुट बनाया, भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, तो वहीं शरद पवार की अपनी पार्टी जिसका अपना ही एक वर्चस्व रहा है, प्रभाव रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे शरद पवार अपना वोट कास्ट कर बाहर निकल रहे हैं, साथ में बेटी उनके साथ मौजूद है। और जिस सीट से बारामती से बेटी लड़ रही है सुप्रिया सुले, वहां पर जो मुकाबला है वो भाभी वर्सेस ननंद के बीच में है। तो देखिए ये तस्वीरें बेहद खास जो इससे पहले हमने आपको दिखाई। और देखिए 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस समय की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल दीपिका, और आपने जिक्र किया कि भाई कौन असली कौन नकली। दरअसल जब परिवारवाद के बीच में महत्वाकांक्षाएं आती हैं और असली जो दावेदार होता है या जो दावेदार समझ रहा होता है उसको उपेक्षा का एहसास होता है, तो फिर पार्टियां बंटती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे घरों का बंटवारा होता है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे अहमदाबाद में, जहां उन्होंने वोट कास्ट किया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसको वोट कास्ट किया। गृह मंत्री उनके साथ थे, गांधीनगर में ही उनका वोट आता है, गांधीनगर के लिए वोट डाला। लेकिन परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह वोट डालने पहुंचते हुए, और आज दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और दिग्गज सामान्य नागरिक की भांति पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। आपको राज्यों के मुख्यमंत्री सामान्य नागरिक की तरह कतार में लगते हुए वोट डालते नजर आ जाएंगे। बड़े बड़े मंत्री आपको वोट डालते नजर आ जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी सामान्य नागरिक की भांति पहुंचे, वोट डाला, और अब देश के गृह मंत्री वोट डालने पहुंचे हैं परिवार के साथ। दीपिका, बिल्कुल, परिवार के साथ वोट डालने के लिए अमित शाह भी पहुंचे गांधीनगर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि विजेंद्र, आपने वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया और साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। उस दौरान बच्चों के साथ खेलते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी काफी चर्चा में रही हैं। और ऐसे में सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से। इस बार गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में 1989 से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखी है। ऐसे में बेशक सरकार यूपीए की रही हो, लेकिन गुजरात वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन अपनी मजबूती को बरकरार रखने में कामयाब रही है। लेकिन अगर इस बात की बात की जाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश विजेंद्र ये है कि जीत के मार्जिन को बढ़ाया जाए, तो वही कांग्रेस की एक कोशिश है कि यहां पर जो हार की हैट्रिक है उसे रोक लिया जाए। बिल्कुल, और क्योंकि 26 लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में, एक पर प्लस बीजेपी पहले ही कर चुकी है, 25 पर एक ही फेज में मतदान हो रहा है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नरेश जी हैं, पंकज जी और दिनेश जी हैं। नरेश जी, सवाल दरअसल ये है, गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं, एक फेज में चुनाव हो रहा है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 2 फेज में चुनाव हुए हैं। गुजरात में एक फेज में चुनाव कराने के पीछे कोई आपको स्ट्रेटजी नजर आती है कि भाई दिग्गज यहां से हैं, वो एक ही फेज में यहां से निकले और बाकी पूरे देश भर के अंदर प्रचार करें? देखिए विजेंद्र, पिछली बार भी राजस्थान में 2 फेज में चुनाव हुए थे, इस बार भी ठीक वैसा ही पैटर्न है। और जहाँ तक बात होती है कौन से राज्य में कितने चरण में होता है, तो कई राज्य आपको ऐसे मिलेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा चरणों में वोटिंग होती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है वो कितना चुनौतीपूर्ण होता है, तमाम चीज़ें देखनी होती है। जहाँ तक राजस्थान की बात करें तो भले ही राजस्थान में गुजरात से सीट कम हो, 25 हो, लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, राजस्थान का एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे सुरक्षा जो कर्मी उनको भेजना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। तो इस कारण से यहाँ पे 2 फेज में चुनाव रखे जाते हैं, जबकि गुजरात जो है वहाँ पे इतना चुनौतीपूर्ण काम नहीं है, खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और कह सकते हैं कि जो पोलिंग जो पार्टियां हैं उनको भेजने को लेकर, क्योंकि हर बात का ध्यान रखना पड़ता है, उसके अनुसार ही जो है वो तय होता है कि कितने फेज में इलेक्शन होते हैं। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कुछ देर पहले, आप अभी हेडलाइंस में बता रहे थे, चुनावी झड़प है। ये तीसरा फेज हम लगातार देख रहे हैं, वहाँ रोज़ हर फेज में वहाँ पे झड़प नज़र आती है। तो वहाँ इसलिए ज़्यादा फेज में चुनाव होते हैं क्योंकि वहाँ जो मतदाताओं को
सुरक्षा देना, जो मतदान कर्मी हैं उनको सुरक्षा देना, ये बड़ा काम होता है, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते ही तय किया जाता है कि किस राज्य में कितने फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ है, उसमें सबसे ज़्यादा चुनौती होती है। पास आएंगे क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, गृहमंत्री अमित शाह परिवार के साथ वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ ही देर में वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कतार में वो खड़े हैं, उनके साथ पूरा परिवार है और ये तस्वीर बेहद खास है दीपिका, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि उनके लोकसभा सीट पर किस तरीके से वोट चल रहे हैं। हालांकि वो इन चीजों से बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन फिर भी एक मोटी मोटी नजर तो अपनी सीट के साथ इन तमाम सीटों पर रखनी होगी 93 पे, क्योंकि ये जिम्मेदारी जेपी नड्डा के साथ अमित शाह संभाल रहे हैं। बिल्कुल। और विजेंद्र, एक और यहाँ पर खास बात है, अगर गुजरात की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से 2 चरणों में माना ही जा रहा था कि बहुत ज्यादा वोटिंग होगी, लेकिन उस हिसाब से वोटिंग नहीं हुई जितना पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी। हालांकि 2 चरणों के बाद पार्टी ने स्ट्रैटेजी को भी बदला और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से बूस्टअप दिया, जिस तरीके से एक्टिव किया, क्योंकि कम वोटिंग भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसे चिंता अपने लिए मान रही है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर ज्यादा चिंता नहीं करती है बीजेपी, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्जिन बढ़ाने की बात कही गई तो फिर उस मार्जिन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, मतदाता अपने घरों से बाहर निकले। बड़ी बात यह भी विजेंद्र, गांधीनगर अगर लोकसभा सीट की बात की जाए, जहां से खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, बीती बार वो 5 लाख वोटों से ज्यादा वहां से जीत हासिल उन्होंने की थी। लेकिन इस बार का जो मार्जिन रखा गया उनकी तरफ से, इस बार जो टारगेट रखा गया है वो 10 लाख का टारगेट रखा गया है, यानी कि जस्ट डबल का। अब उसे कैसे पूरा किया जाएगा उसको लेकर वो लगातार स्ट्रैटेजी बनाते रहे हैं। और जैसे कि आपने भी कहा, बीजेपी इतना बड़ा टारगेट रखती है कि अगर उसको अचीव करने के आसपास भी पहुंचे तो वो आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि 10 लाख के टारगेट को अचीव करने का मतलब है मैक्सिमम कैंडिडेट्स की जमानत को जब्त करा देना। लगभग 18 से 20 लाख के आसपास वोट होते हैं, 50 से 60-70% वोट कास्ट होते हैं, तो 12 से 14 लाख तो वोट ही कास्ट होंगे। उसमें से 10 लाख का टारगेट एक बड़ा टारगेट है, लेकिन अमित शाह हमेशा बड़ा टारगेट रखते हैं। दिनेश डांगी हमारे साथ हैं। दिनेश, क्योंकि गुजरात को लेकर हम बात कर रहे हैं, गुजरात में इंडी अलायंस की आपको क्या रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि एक तरीके से बीते 2 चुनाव से वो बीजेपी का अभेद्य किला है और आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस वहां एंट्री देकर अपने लिए नुकसान साबित कर रही है। जी देखिए, गठबंधन की बात करें तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क वहाँ पर दिखता नज़र नहीं आ रहा। एक भरूच सीट है, वहाँ पर मिस्टर बसावा है, वो आप पार्टी के प्रत्याशी है, और उसको लेकर जिस तरह अहमद पटेल वहाँ से आते थे तो वहाँ पर टक्कर की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। और जैसा कि वहाँ से खबरें आ रही है कि हार जीत का अंतर क्या रहता है, बढ़ता है या घटता है, वोट प्रतिशत कांग्रेस का बीजेपी का कितना रहता है, इसको अलावा वहाँ ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि हम सुरेंद्र नगर है, आनंद है, भरूच है, राजकोट है, बनासकांठा है, इन सीटों पर अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है और जीत का दावा हालांकि वो भी नहीं कर रहे हैं। 1 या 2 सीटें कांग्रेस की आएगी या नहीं आएगी, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के पास जो फीडबैक है वो यहाँ पर है। और जिस तरह सूरत का घटनाक्रम हुआ और रूपाला के बयान से आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां खाता खोल लेगी तो इसको ही जीत वो समझ लेगी। बहरहाल तस्वीरें जरा देखिए, परिवार के साथ, धर्मपत्नी के साथ वोट कास्ट किया, विक्ट्री का साइन वो दिखाते हुए और साथ में वो नीली शाही दिखाते हुए जो बता रहा है कि उन्होंने मतदान किया है और आपको उत्साहित कर रहे हैं कि आप भी घर से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। और बिल्कुल ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है सभी उन मतदाताओं के लिए भी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिनको निकलना चाहिए, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान। और ये परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह, देखिए जिम्मेदारियां बहुत हैं उनके कंधों पर, लेकिन बावजूद इसके समय निकालकर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। परिवार के साथ, पूरा परिवार साथ है। और खास बात यह भी रही विजेंद्र, एक तरफ पत्नी जहां पर निशान नीली स्याही का दिखा रही थी कि मैंने वोट कास्ट किया, तो गृह मंत्री अमित शाह बेशक उन्होंने वोट कास्ट किया लेकिन विक्ट्री का साइन वो दिखा रहे थे और यहां पर जीत का दावा उनकी तरफ से एक बार फिर से किया जा रहा है। और ये तस्वीरें वोट कास्ट करने के दौरान कि पूरा परिवार अमित शाह का उनके साथ मौजूद रहा। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि गुजरात से अगर आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो यहां पर जिस तरीके से प्रचार हमने देखा, प्रचार प्रसार की भाषा भी बदली, रणनीति भी पार्टी की तरफ से बदली गई। और ऐसे में जो लास्ट मोमेंट पे हमने देखा कि शहजादे वर्सेस शहंशाह पर लड़ाई आकर खड़ी हो गई, तो क्या ये रणनीति का हिस्सा था? और दोनों तरफ से, एक तरफ शहजादा कहा जा रहा था तो दूसरी तरफ शहंशाह का काउंटर किया जा रहा था, तो क्या हम ये मानकर चले कि किसकी पिच पर कौन खेलता हुआ नजर आया? क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पिच पर कांग्रेस खेलती हुई नजर आई, या फिर कांग्रेस ने जिस तरीके से काउंटर किया वो कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था?
देखिए, बीजेपी ने इस चुनाव में दो नारे दिए हुए हैं। एक तो अब की बार 400 पार और 50% से ज़्यादा वोट बीजेपी ने लेने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर अगर अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर यहाँ के परिणामों पर अपन देखें, क्योंकि सूरत पहले बीजेपी जीत चुकी है, तो बहुत खास बहुमत को लेकर कोई या सीटों को लेकर कोई खास यहाँ अंतर दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन सीटों में सबसे अहम जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल का है। हालांकि 4 सीटें हैं, लेकिन देश के मुद्दों पर जो मुद्दे हैं जो बीजेपी ने देश में खड़े करे हैं, उसको लेके वहां चाहे वो सीए का मुद्दा हो या यूसीसी का मुद्दा हो, उसको लेकर वहां चुनाव हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। खास बात ये, जो विपक्षी गठबंधन था इस स्टेट में वो बिखरा हुआ है। वहां पे माकपा भी मैदान में है, वहां कांग्रेस भी मैदान में। उसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र की, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर असली नकली की लड़ाई है। एक मिनट पंकज जी, आप कह रहे हैं कि भाई वहां वोटों का डाइवर्सन है इंडिया अलायंस के अंदर, क्योंकि वहां अलायंस नहीं है। तो जरा ये बताइए, जब इस तरीके से पार्टियों के बीच में अलायंस में डाइवर्सन होता है तो उसका तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि आप टीएमसी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, सीपीएम ले लीजिए, उनका कोर वोटर जो है वो लगभग एक ही वोट बैंक है सबका। देखिए, अभी जो 4 सीटें हैं वहाँ पर 2 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती थी और एक कांग्रेस और बीजेपी की वहाँ सीट है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो विपक्षी वोट है वहाँ पर वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पश्चिम बंगाल के चुनाव की खास बात यह है कि यहाँ पर जो है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके नामों पर भी चुनाव हो रहा है, इनके नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं। और जो 2 अहम मुद्दे हैं जिसको लेके देश भर में चर्चा छिड़ी है, या आप मानिए असम में भी इसको लेके चर्चा है, पश्चिम बंगाल में भी चर्चा है, सीएए और यूसीए, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा है। और इन्हीं मुद्दों पे यहाँ चुनाव न, और बीजेपी ने इसको चुनौती के रूप में लिया हुआ है, तृणमूल ने भी इसको चुनौती के रूप में लिया हुआ है इस चुनाव को। इसलिए आपने देखा कि चुनाव आयोग ने भी 7 चरण में बंगाल का चुनाव है, पूरे 7 चरण में बंगाल की अलग अलग सीटों पर चुनाव होंगे। ठीक है नरेश जी, कर्नाटक का रुख करते हैं। भाई, कर्नाटक के अंदर जिन 14 सीटों पर वोट आज डाले जा रहे हैं, सवाल आपसे यह है कि वहां येदियुरप्पा को दरकिनार किया गया विधानसभा चुनाव में, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता और 28 में से 25 सीटें उसने लोकसभा में जीती थी। इस बार येदियुरप्पा को सेंटर कमेटी का हिस्सा बनाया, बेटा चुनावी मैदान में है, येदियुरप्पा खुद वोट कास्ट करते हुए मतदान की अपील करते नजर आए। आपको लग रहा है जो लिंगायत का गढ़ ये 14 सीटें हैं और जिसमें क्लीन स्वीप बीजेपी ने बीते चुनाव में की थी, उससे आगे बढ़ती नजर आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति वो यही है कि पिछली बार जो कर्नाटक में उन्होंने जीत हासिल की थी उसको प्लस कैसे किया जाए, क्योंकि अभी जो पंकज ने कहा था कि भाजपा का नारा 400 पार, ये 400 पार तो तभी हो सकता है जब हम दक्षिण में जो है भारतीय जनता पार्टी है वो जीत हासिल करें। तो उस दक्षिण के राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे पहले कर्नाटक का नाम आता है। तो कर्नाटक की रणनीति इसीलिए बनाई गई कि आपने कहा चाहे वो लिंगायत वोट हो, चाहे येदियुरप्पा फैक्टर हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको देख के ही भारतीय जनता पार्टी ने फैसले किए। भले ही जैसे आपने कहा कि पहले दरकिनार रहे, पहले साइड लाइन हुए, फिर उनको वापस एंट्री हुई और अब वो अपील करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए रणनीति। नरेश, माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, अपनी बात को पूरा कीजिए। लेकिन देखिए ये खूबसूरती है, सबसे पहले लोकतंत्र के मंदिर में वोटों की आहुति और उसके बाद महादेव को जल अर्पित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। आज वैसे तो मंगलवार है, लेकिन मंगलवार हनुमान जी और हनुमान जी सीधे रुद्र हैं और रुद्र महादेव हैं, इसलिए महादेव को प्रसन्न करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। पूजा अर्चना करते हुए, सपत्नी पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए एक और इत्तेफाक, ये इत्तेफाक ही है, इसमें बहुत ज्यादा मत ढूंढिएगा कुछ, कि पहले 2 चरण शुक्रवार को संपन्न होते हैं और तीसरा चरण शुरू होता है मंगलवार से। और शुक्रवार और मंगलवार, आपने बीते विधानसभा चुनाव में एक नारा सुना होगा कि मुकाबला
अली और बजरंगबली। मैं कह रहा हूं इसमें कोई कनेक्शन मत ढूंढिएगा, ये महज एक इत्तेफाक है कि 2 बार शुक्रवार को चुनाव हुए, पहले और दूसरे चरण के, और तीसरा चरण मंगलवार को है। और सुबह सुबह घंटियों की आवाज महादेव के मंदिर से गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए। और बिल्कुल ये पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सेदारी, भागीदारी वो भी अपनी अदा कर चुके हैं। परिवार के साथ पहले उन्होंने वोट कास्ट किया, उसके बाद पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जाहिर सी बात है, जीत का आशीर्वाद और साथ ही साथ प्रदेश में खुशहाली की कामना तो कर ही रहे हैं। पूजा पाठ की तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। अहमदाबाद से सीधे मंदिर पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह। इस बार टारगेट बहुत बड़ा रखा गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट जिसका जिक्र उन्होंने किया था विजेंद्र, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं ये टारगेट बहुत कठिन है, लेकिन कठिन समय में ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं और भी ज्यादा बखूबी बेहतर तरीके से कार्य कर और बेहतर तरीके से निखर कर सामने आते हैं। वो लगातार कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन फिलहाल भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर ली है। आपसे थोड़ी देर में मंदिर से वो बाहर आएंगे। वो तस्वीरें बेहद अहम है क्योंकि सुबह से लगातार हम तस्वीरें हर अपने दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। वो भी देखें कि लोकतंत्र के महोत्सव में किस तरीके से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिग्गज जो हैं वो मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। एक एक कर सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं। देश के प्रधान उन्होंने वोट कास्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह भी परिवार के साथ पहुंचे। ये उस समय की तस्वीरें जब वोट कास्ट उन्होंने किया और अभी आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपने देखी जब पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दिए हैं। ये देखिए, और क्योंकि महादेव की आराधना वो कर रहे हैं और महादेव के लिए कहा जाता है कि वो निष्पक्ष रहे हैं, सुर और असुर दोनों के लिए निष्पक्ष रहे हैं। और मैं इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दीपिका, इस चुनाव में असुरी शक्ति को हराने की बातचीत हुई और ये एक लोकतंत्र है जिसमें मंथन चल रहा है। हो सकता है कि जो मैं श्लोक पढ़ रहा हूं उसमें भाषाई त्रुटि हो, लेकिन वो कुछ इस तरीके से है कि देव दानव संवादे मतो महाने मौद से उत्पन्नोसी तदा कुम विद्युता विष्णु स्वयं है कि भाई जब मंथन होता है तो देव और दानव संवाद कर रहे हैं कि अमृत किसके हिस्से में आएगा। हम मानकर चल रहे हैं कि अमृत जनता के हिस्से में आएगा क्योंकि जनता इसमें जो मंथन चल रहा है उसमें आहुतियां दे रही है और अमृत लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अमृत विकास के लिए। नरेश जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नरेश जी लिंगायत के साथ जो सवाल छोड़ा था उसका जवाब आप पूरा कीजिए। इसके अंदर है उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़ सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूं और मान के चलता हूं कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव 2 माँ के लड़कों के बीच का है। एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है और एक विदेशी माँ का सपूत जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। लगभग 60 साल से ज़्यादा तक उनके परिवार ने राज किया, लेकिन अभी भी वो डरा कर धमका कर संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान खतरे में है। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर किसी ने किए तो नेहरू खानदान ने किए हैं। ऐसे में उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपनी बात से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर आप भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा मंदिर में पूजा पाठ करते हुए, मीडिया से मुखातिब होते हुए। अब आप उन्हें देख रहे हैं, अब क्या कुछ वो कहेंगे ये हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले जब पीएम ने वोट कास्ट किया था, उन्होंने भी मीडिया से बातें कही। हालांकि मतदाता घर से निकले, अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने, आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डाला, अब मीडिया से मुखातिब, पूरी तैयारी है, बातचीत मीडिया के साथ करने की मुखातिब हो रहे हैं। क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा? जाहिर सी बात है, जीत का दावा तो पेश किया ही जाएगा, लेकिन और कौन सी अहम बातें वो कहने वाले हैं ये भी आपसे थोड़ी देर में साफ होगा। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरण मतदान है। गुजरातनी વધેલી 25 से 25 सीटों पर आज मतदान થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું, કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે, સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે। એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર 1 બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે। લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે। વંદે માતરમ। खूब खूब शुभेच्छाओं। तो गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले 2.5 घंटे में 20% से ऊपर मतदान गुजरात के अंदर हुआ है और यह वाकई में आंकड़ा अच्छा है। और दिनेश जी, क्योंकि गुजरात में हम देख रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है। मेरा सवाल एक लाइन में जरा बताइए, क्या 20% गुजरात के पहले 2.5 घंटे का वोटिंग परसेंटेज आप सही मानते हैं? देखिए, गुजरात हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है और
और कोई ज़्यादा विजेंद्र वहाँ चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं, जैसा कि 3-4 सीट पर कांग्रेस उम्मीद देख रही है। ज़्यादा बड़े नेता भी इनके प्रचार करने नहीं गए। प्रियंका गांधी ने अधिकतर वहाँ पर 2-3 सभाएं यहाँ पर की, रूपाला के बयान को इन्होंने भुनाने की कोशिश यहाँ पर की कि लेकिन कैंडिडेट ऐसे मजबूत थे नहीं कांग्रेस के पास जिस तरह एक दौर हुआ करता था। तो ऐसे में 3-4 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जो सारी लड़ाई है वो वहां पर शिफ्ट। ठीक है नरेश जी, एक सवाल आपसे क्योंकि लिंगायत को लेकर किया था और उसके साथ क्या मान लें कि मध्य प्रदेश और गुजरात, इस पर बहुत ज्यादा बातचीत ना करें, बाकी राज्यों पर बातचीत करें क्योंकि मुकाबला वहां होगा। दो पड़ोसी राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें, और आपने लिंगायत का क्वेश्चन किया था विजेंद्र, तो ये बात सही है। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत जो है उनका वोट सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास लिंगायत का जो वोट परसेंटेज है वो अधिक रहा है। हालांकि और माने जा रहा है कि करीब 60% जो लिंगायत है वो भाजपा की तरफ रहे हैं। हालांकि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें ज़रूर कमी हुई थी, कहीं ना कहीं एक झटका लगा था और 1/4 जो लिंगायत है वो कांग्रेस की तरफ भी गए थे। और 10% ऐसा मानते हैं हम अमूमन कि 10% जो लिंगायत वोटर है वो कांग्रेस की तरफ रहते हैं। यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में, क्योंकि पिछली बार करीब 28 में से 25 जो सीटें थी और उसको फिगर को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज की है। जेडीएस के साथ है वो समझौता हुआ। उसके बाद में अगर लिंगायत वोटों की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 60% जो वोट है वो अमूमन रहते हैं। हालांकि 2019 के चुनाव की बात करें हम, जहाँ बम्पर सीटें भाजपा ने जीती थी कर्नाटक में, तब करीब 80% जो लिंगायत वोटर है वो भाजपा की तरफ गए थे। तो इस बार अब उस वोट बैंक को कैसे रखा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस ने काफ़ी बढ़त हासिल की थी, कांग्रेस ने वहाँ जीत हासिल की थी और भाजपा का और जो वोट है वो बट गया था। इस कारण से भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन अब उन्होंने क्या उस पूरी रणनीति जो बनाई है, अब देखिए किस तरह से वापस जो लिंगायत वोट उनसे बिछड़े थे उनको फिर किस तरह से लाए। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को खड़ा किया है, चाहे बोमई की बात करें चाहे शेटार की बात करें, दोनों ही लिंगायत से आते हैं। येदियुरप्पा की आपने बात की थी कि वापस उनकी पार्टी में एंट्री कराई, उनके जो बेटे हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो तमाम कोशिश इस बात को लेके हैं कि लिंगायत जो भाजपा का वोट बैंक रहा है, खासकर लोकसभा चुनाव की बात करें, और पिछले लोकसभा चुनाव में जो बम्पर वोटिंग हुई थी लिंगायत समाज की, खासकर भाजपा के पक्ष में, माना जाता करीब 80% जो वोट है वो भाजपा के पक्ष में पड़े थे। इसी कारण से भाजपा ने कर्नाटक को अपना नया गढ़, जो मजबूत गढ़ बनाया था, अब उस मजबूत गढ़ को बनाए रखना और कोशिश ये है कि उसमें संख्या में इजाफा करना, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। क्योंकि सरकार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन अब जो समीकरण बदले हैं, एक तो जेडीएस के साथ जो है समझौता, अगर इन दोनों को अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तुलना में, तो अब हम मान सकते हैं अगर ये दोनों वोट बैंक जुड़ जाते हैं भाजपा का और जेडीएस का, तो भाजपा वहां पे बेहतर स्थिति में होती है। जी, आप लिंगायत वोट बैंक का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बात का जिक्र होना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है पंकज जी, क्योंकि अगर इस चरण की अगर बात करें, इन 14 सीटों पर महिला कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा हैं और जिस तरीके से रेवन्ना का मामला सामने आया, क्या वो इम्पैक्ट डालेगा इस पर? देखिए, ये जो चुनाव है सीटों पे कर्नाटका में, यहाँ पर 1.25 करोड़ के करीब महिला मतदाता हैं। इस चुनाव की खास बात यह है कि महिला मतदाता हैं, क्योंकि ऐसा एक प्रकरण है जिसको जो महिलाओं से उत्पीड़न से संबंधित था और देश भर में देखा, देश भर में उसकी चर्चा हुई। तो ये तो आप मान के चलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतदाता के दिमाग में या वहाँ का जो आम आदमी है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मामला तो चल रहा हो। हालांकि भाजपा ने इसकी डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश करी है, पार्टी से निकाला भी है, गिरफ्तारी का भी उनके जो पिताजी थे उनको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन क्योंकि महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या है इस फेज में, इस जो सीटें इन पे, तो इसका कहीं ना कहीं असर आएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दिनेश जी, कर्नाटक के चुनाव को इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बेशक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन धर्मेंद्र यादव की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। प्रमाण पत्र देने के कौन होते हो आप? आपने तो शंकराचार्य का भी अपमान करने से नहीं चूके, तो आप हैं कौन? आपने तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कल मंदिर में गए तो मंदिर धुलवाने लगे। यही चीज़ें आज़ादी से पहले भी हुई थी दलित पिछड़ों के साथ, और वो चीज़ें आज भी हैं। और आज दलित, पिछड़े, शोषित समाज के गरीब, आदिवासी इन चीज़ों को देख रहे हैं कि उनके नेताओं का कैसे अपमान हो रहा है। उनके नेताओं को अगर मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाया जा रहा है, सोचो आप इससे बड़ा अपमान क्या होगा।
और इस अपमान का बदला लोग चुनाव में वोट के माध्यम से लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर चीज़ का जवाब वोट है। और आज के फेज से लेके आखिरी चरण के फेज तक लोग इस बात का जवाब लेंगे। उन्होंने मंगलसूत्र और घुसपैठी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। देखो, संवेदनहीन लोग हैं, वो संवेदनहीन लोग हैं, वो नहीं जानते मंगलसूत्र की वैल्यू क्या है। जो हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, इस बात का एहसास उन्हीं को हो सकता है, ये बीजेपी के लोगों को नहीं हो सकता, संवेदनहीन लोगों को। ठीक है, तो इसलिए उनकी बातों को जान रही है क्या कह रहे हैं। और जब बात यादव तक आ गई है तो पंकज जी सवाल यादव लैंड को लेकर है, क्योंकि 10 की 10 सीटें यादव लैंड। और देखिए, एक परिवार के 3 बड़े नेता हुआ करते, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव। कमाल की बात यह है कि मुलायम जी नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके पुत्र चुनाव में है, इस चरण में नहीं है। पुत्रवधू जरूर चुनाव में है। दूसरी तरफ शिवपाल के पुत्र हैं, राम गोपाल के पुत्र हैं। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, क्या वो बीजेपी को अब कंपीट कर पाएगी? क्योंकि मुलायम का गढ़ एक अलग था, मुलायम और शिवपाल की जोड़ी अलग थी। फिलहाल परिवार में सब ठीक नहीं है। देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है तो 2 तरह के जो वोटर है जिसको अपने पक्ष में उन्होंने लामबंद किया, एक मुस्लिम और एक यादव, जिन्हें वहाँ अहीर कहा जाता है। ये जो चुनाव है, ये यादव लैंड पे जो चुनाव है, यादव लैंड की जो सीटें कही जाती है वहाँ पे, उसमें परिवार के सदस्यों को खड़ा करके समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार कोशिश करी है इन वोटों को अपने पक्ष में करने की। मैनपुरी से आप डिम्पल यादव पहले भी सांसद रही हैं, लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी है, अखिलेश यादव जो कम्युनिटी है उसका एक बड़ा चेहरा है, तो और उसके अलावा परिवार के 2 और सदस्यों को अलग अलग सीट से समाजवादी पार्टी ने उतारा है। लक्ष्य खाली यही है कि जो यादव वोट है, जो पिछले लोकसभा में माना जा रहा था कुछ प्रतिशत छिटक कर राजग या भाजपा की तरफ गया है, उसको वापस समाजवादी अपने खेमे में ले। और इस सीट पर बीजेपी ने भी अपने कुछ दिग्गज नेताओं को उतारा है। उसमें कल्याण सिंह के जो पुत्र हैं, एटा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो हैं। उसके अलावा बीजेपी ने भी उस जातिगत समीकरण को किस तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको किया जाए, उसको लेकर भी वहाँ प्रत्याशियों को इसी तरीके से उतारा है। लेकिन ये इलाके, इसमें लड़ाई मुख्य रूप से यादव वोट बैंक की है कि यादव वोट बैंक वापस समाजवादी पार्टी की तरफ आता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप पंकज जी जो जिक्र कर रहे हो, एमवाई फैक्टर है बेसिकली। बिल्कुल, एमवाई फैक्टर। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी का प्लान बी, या बी से मेरा मतलब बसपा से है, क्या बसपा जो दलित वोटर है उसमें सेंधमारी के साथ सपा को नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि जब हम सुबह विश्लेषण कर रहे थे तो हमने देखा मैक्सिमम सीटों पर बसपा ने कैंडिडेट को उतारा है, और कैंडिडेट कौन? मुस्लिम कैंडिडेट कई जगहों पर उतारे हैं। यानी कि दलित वोट भी आएगा मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से, जैसे मुस्लिम सेंधमारी भी होगी, नुकसान तो सपा को होगा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वीरेंद्र। जो वहाँ ये माना जाता है कि बसपा जो है आजकल भाजपा की बी टीम के नाम से चर्चित है, और जिस तरीके से वहाँ कैंडिडेट उतारे गए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो एमवाई वाला जो गठबंधन है ना, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके कैंडिडेट उतारे गए हैं जी। यादव जो समाजवादी पार्टी अपने खेल जाती है, और मुस्लिम, ये 2 कोर वोटर था जब मुलायम सिंह यादव के हाथ में जो सपा की कमान हुआ करती थी, जब ये लामबंद तरीके से और एक मुश्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा नजर आता था। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर का भी है, जो सबसे ज्यादा, अगर राम मंदिर का मुद्दा अगर किसी मतदाता के दिमाग पे है तो वो है यूपी में। तो भाजपा नहीं चाहती कि अगर जातियों में वोट एक बार दोबारा बटेगा तो फिर इसका नुकसान भाजपा को होता है। ठीक है दिनेश, यहीं से मेरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस, सपा और बसपा एमवाई फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, बीजेपी भी आज के दौर में उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर के ही इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें एम से मोदी है और वाई से योगी है। आपको लग रहा है जो एमवाई की जंग है उसमें बीजेपी का तोड़, वहां एक मुश्त वोट है, अगर वहां वोट पार्टियों में छिटक गए तो बीजेपी का तोड़ नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश से भी जो खबरें आ रही है वहाँ लगता नहीं, जिस तरह पिछला स्कोर बीजेपी ने बनाया था लगभग उसी के आसपास उसका स्कोर यहाँ पर आता दिख रहा है। और जिस तरह मैनपुरी है, हालांकि कांग्रेस सिर्फ एक फतेहपुर सीकरी से चुनाव वहाँ पर लड़ रही है, रिटायर्ड फौजी मिस्टर सिकरवार है, इसके अलावा बाकी 9 सीटों पर सपा है, उसके उम्मीदवार वहाँ पर है। तो बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं अपने दर्शकों को कि क्या वो बड़ी खबर है। आपको बताएं कि जो मतदान प्रतिशत जो सामने आया है वो अपने दर्शकों को सबसे पहले बता देते हैं। तीसरे चरण में देश की 93 सीटों पर मतदान जारी है सुबह 7 बजे से। आपको बताएं कि सुबह 9 बजे तक असम में 10.12% मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें 13%
5% से ज्यादा मतदान, तो वहीं दादरा और नगर हवेली में 10% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में देश की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक देखिए बिहार के अंदर भी वोटिंग परसेंटेज कम है, 10% के आसपास वोटिंग परसेंटेज है और ये वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 13%, दादर नगर हवेली में 10%, और इस वोटिंग परसेंटेज को उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से हम कह रहे थे कि भाई 2 चरणों में वोटिंग पैटर्न सही नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हो रही है। तीसरे चरण में भी कमोबेश स्थिति कुछ वैसी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में 11.83, गुजरात में 8.93, कर्नाटक में 9.45, मध्य प्रदेश में 14.22, उत्तर प्रदेश में 11.13, पश्चिम बंगाल में 14.60, और ये वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन अब इसको समझिए दीपिका जी, दरअसल गृह मंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे में गुजरात में 20% वोटिंग हुई है। अब उसमें 2 चीजें हैं, या तो हो सकता है वो सिर्फ गांधीनगर सीट का जिक्र कर रहे हैं, यह भी संभव है, क्योंकि अगर वहां 20% के आसपास वोटिंग परसेंटेज है तो फिर ये सारे वोटिंग परसेंटेज इसमें प्लस मिनिमम 5% कर लीजिए। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। रवि, आज का तो बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल रहा भाई, पहले प्रधानमंत्री मोदी को कवर किया, फिर गृह मंत्री को कवर किया, अब जनता को कवर कर रहे हैं। ये बताइए रुझान वहां कैसा है? वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, सबसे पहली बात तो ये कि अगर गुजरात की 25 सीटों की बात करें तो अधिकांश जो BBIPs जो सीटें हैं वहाँ पर जो BBIPs हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह और इसके अलावा जो और तमाम जो गुजरात से जो सीनियर मंत्री जाते हैं कैबिनेट में, केंद्र की में, वो तमाम लोग जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि मैं पिछले आज करीब 4-1 घंटों से अहमदाबाद में लगातार हम लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। यहाँ पर मतदाताओं में जो उत्साह है वो काफ़ी अच्छा, यानी कि उत्साहवर्धक जो है वो देखा जा सकता है। मतदाता काफ़ी उत्साहित है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, चूँकि अगर अहमदाबाद की गांधीनगर लोकसभा की मैं बात करूं, तो चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने वोट कास्ट किया, उसके बाद अमित भाई शाह ने वोट कास्ट किया, तो अब संभव है कि अब थोड़ा सा तेज़ी आ सकती है। उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण ये कि आपने जैसा सुबह देखा, प्रधानमंत्री मोदी की जब वो मतदान करने पहुंचे थे तो बड़ी तादाद में लोग थे और उनके अधिकांश के रिएक्शन यही थे कि पहले प्रधानमंत्री को देखेंगे, उनका अभिवादन करेंगे और फिर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये आशा की जानी चाहिए कि अब जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर लंबी लाइनें, लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि उमस और गर्मी जो है वो अहमदाबाद में काफ़ी ज़्यादा है, और तो संभव है कि सुबह का ये जो वक्त है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 10, 11, 12 बजे तक मान के चलिए कि एक अच्छा प्रतिशत वोटिंग का निकल कर आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद गर्मी और उमस जो है वो और ज़्यादा। आपसे सवाल करना चाह रहे हैं नरेश जी। रवि, एक नारा था, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने आते हैं, उससे पहले अयोध्या जाके आते हैं राम के दरबार में, और अमित शाह जब वोट डालते हैं तो उसके बाद शिव के शरण में जाते हैं। तो क्या माने तीसरे चरण तक जो पहले गारंटी या जो चुनावी घोषणा पत्र की बात थी वो अब बदल गए हैं इन 2 उदाहरणों से देख के, आपको लगता है? खासकर गुजरात की बात कर ले हम तो। बिल्कुल, देखिए नरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कामेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने ही मौजूद हूं। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि इसी मंदिर में जब अमित शाह जो वोट डालने आए तो यहाँ पर दर्शन भी किए उन्होंने, पूजा अर्चना की बाकायदा, और बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर कार्यकर्ता, भाजपाई और आम लोग जो हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद निकल गए। दूसरी बड़ी बात ये कि चूँकि ये जो इलाका है, ये दोनों जो देश के प्रमुख पदों पर आसीन जो लोग हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित भाई शाह, तो ये जो दोनों लोग हैं ये यहीं से जाते हैं। दोनों का यहाँ का अटैचमेंट इतना भारी है कि मुद्दे गौण हो जाते हैं। मुद्दे क्या हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ की जनता को सरोकार नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि गुजराती मानुष जो है वो देश पर राज कर रहा है,
और देश का विकास कर रहा है। और अगर उनका साथ दिया जाएगा तो देश का चहुमुखी विकास होगा, हर मुद्दा, हर समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मसले हैं ये बहुत ज़्यादा से मायने नहीं करते हैं, देखने को भी नहीं मिलते हैं। खासकर जो शहरी इलाके हैं, गांधीनगर का ये जो इलाका है, अहमदाबाद का जो इलाका है, यहाँ पर ये मुद्दों से ज़्यादा अटैचमेंट जो है अपने व्यक्ति से है, अपने आदमी से है। और यही वजह है कि लोग जो हैं यहाँ पर हमने इतने सारे लोगों से बात करी, किसी ने भी किसी मुद्दे पर किसी और विशेष इशू पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। हालांकि बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जो चीज़ें हैं उनकी हमेशा और सर्वदा ज़रूरत महसूस की जाती रही है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, मेडिकल हो, और जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, उनमें हमेशा से विस्तार एक लाइन में अगर हम कहें तो फिर ये कहें कि भाई विकास एक सतत प्रक्रिया है और आस्था टूट है। यहाँ पार्टी और व्यक्तियों में भी आस्था हो सकती है और गुजरात में कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। नरेश जी। बिल्कुल, देखिए हालांकि रवि ने सही कहा कि गुजरात में मोदी और शाह अपने आप में पूरा संदेश। एक बार वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। असम के अंदर 10.12%, बिहार में 10.03%। मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है और ये वोटिंग परसेंटेज है। इसके अलावा जरा आपको बताते हैं, देखिए प्रहलाद जोशी अनबीटेबल है अपनी सीट पर, संसदीय कार्य मंत्री हैं, निशान दिखा रहे हैं वोट का और शायद चेहरे की मुस्कान उनको आश्वस्त करती है। लेकिन ये चुनाव है और चुनाव जनता तय करती है कि कौन वापस लोकतंत्र के मंदिर में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। लेकिन दिनेश जी, ये एक ऐसे चेहरे हैं जो अपनी पार्टी के लिए क्रेडिबल भी हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में विनिंग कैंडिडेट भी हैं, जो जीतते आए हैं। इस बार कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? जी देखिए, कर्नाटक में पिछली बार जिन इन सीटों पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। और पूरे ऑल ओवर बात करें तो वहाँ स्थितियाँ विजेंद्र अब बदल चुकी है। जिस तरह बजरंगबली का नारा दिया था विधानसभा चुनाव में, उसके बावजूद वहाँ बीजेपी कमाल नहीं कर पाई। हालांकि कुछ सीटें और वोट प्रतिशत बजरंगबली के बलबूते वो बढ़ा पाए थे माहौल, क्योंकि फीडबैक ऑलरेडी बीजेपी के पास था कि विधानसभा चुनाव में क्या होना जा रहा है। लेकिन जिन विनोद आसूती को वहाँ कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, आपको लग रहा है कि वो जोरदार टक्कर देते नजर आएंगे? देखिए, प्रहलाद जोशी वाली सीट पर इतनी टक्कर वहाँ होती नहीं दिख रही। लेकिन जैसा कि वहाँ चैलेंज ये है कि सरकार वहाँ बन चुकी है, तो जिस तरह उन्होंने 5 गारंटी वहाँ पर लागू की है, खासतौर से महिला मतदाता उन स्कीम से काफ़ी प्रभावित थी। और जिस तरह देवगौड़ा परिवार के पंकज जी बता रहे थे 1 करोड़ से ज़्यादा महिला मतदाताओं के वोट है। और बीजेपी के एक नेता का बयान भी आया था कि महिला मतदाताओं को हम जब बात करने चाहते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो महिला मतदाताओं का वहाँ मूड मिजाज बदल चुका है। वोकालिगा, लिंगायत इन फैक्टर के बजाय जब जेडीएस के साथ बीजेपी गई थी तब उनको ये पता नहीं था कि इस तरह चलते चुनाव में ये इतना बड़ा कांड है यहाँ पर हो जाएंगे। तो वहाँ सरकार कांग्रेस की है, शेख सिडी कांड साहब ने, इनके मद्देनजर किस तरह जातिगत समीकरण हावी रहते हैं, किस तरह, क्योंकि धुरीकरण का असर के लिए आप वोटिंग किया है, तो आपको क्या लग रहा है, जीत की कितनी उम्मीद है? अच्छा लग रहा है, हम जीत भी जाएंगे। और अभी 7 बजे से इतना जनता का रिस्पांस है, देख के हमें खुशी भी हुई। इस बार भी हम जीतेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिछली बार 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता हुआ था प्रहलाद जोशी जी ने, इस बार आपकी उम्मीद क्या है? इस बार भी 3 लाख से ज़्यादा उम्मीद है, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन देखिए, आप जनता को रिस्पॉन्स देते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ उधर भी ऐसा ही हुआ है। और घर को भी लोग आके हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप उधर मत आइए, हम हमारा सहमत आपको है, ऐसा कह रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है। थैंक यू।